तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम मुगल साम्राज्य के उस पन्ने को पलटेंगे जो अक्सर बाबर की महिमा और अकबर की महानता के बीच कहीं खो जाता है। ये एक ऐसे सम्राट की कहानी है जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन खंडरों से उठकर वापस अपना साम्राज्य हासिल करने के लिए उसने अपनी नियति से एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो इतिहास में अमर हो गई। ये केवल जीत की नहीं, बल्कि अस्तित्व बचाए रखने की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ राजसी जन्म, एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकार, और दूसरी तरफ एक ऐसा भयानक वक्त जब वही सम्राट बिना किसी राज्य के एक भगौड़े की तरह तपते रेगिस्तानों में दर दर भटकने को मजबूर हो जाए। ये एक ऐसा नाटकीय पतन है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आखिर ये सब कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। पहला भाग, अनिच्छुक सम्राट। कहानी शुरू होती है 1508 में। नाम रखा गया हुमायूं, जिसका अरबी और फारसी में मतलब होता है भाग्यशाली। लेकिन सच बताऊं तो इतिहास में शायद ही कोई ऐसा सम्राट रहा हो जिसकी किस्मत ने उसके नाम का इतना बड़ा मजाक उड़ाया हो। नियति ने उनके लिए एक बेहद कठिन और दुर्भाग्यपूर्ण रास्ता तय कर रखा था। पिता और पुत्र के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ बाबर थे, युद्ध के मैदान में पले बढ़े आक्रामक और हिंदुस्तान के विजेता, और दूसरी तरफ हुमायूं, स्वभाव से एकदम सौम्य और विचारशील। उन्हें तलवारों और खून खराबे से ज्यादा अपने पुस्तकालयों, कविताओं और तारों की चाल में दिलचस्पी थी। लेकिन मध्यकालीन साम्राज्यों की इस खूंखार दुनिया में इस सौम्यता को अक्सर कमजोरी मान लिया जाता था। महज 22 साल पिता के गुजरने के बाद जब गद्दी मिली तो उम्र सिर्फ 22 साल थी। अचानक से एक ऐसे विशाल साम्राज्य का बोझ कंधों पर आ गया जो अंदर से बिल्कुल भी स्थिर नहीं था और बाहर से दुश्मनों से घिरा हुआ था। और यहीं पर शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो गई। अपने पिता की तरह सख्ती दिखाने के बजाय हुमायूं ने अपने मुगल क्षेत्रों को अपने 3 भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल के बीच बांट दिया। सोचा था कि इससे शांति बनी रहेगी, लेकिन नतीजा ये ही भाई बहुत जल्द उनके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। दूसरा भाग, प्रतिद्वंदियों का उदय। अब जब हुमायूं अपने भाइयों की बगावत सुलझाने और दरबार में व्यस्त थे, पूरब की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान चुपचाप आकार ले रहा था। शेर खान सूर, एक बेहद चतुर और महत्वाकांक्षी अफगान नेता। शेर खान बहुत ही धैर्य से अपनी चालें चल रहा था। सेना को मजबूत किया, बिहार और बंगाल पर कब्जा जमाया। सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि हुमायूं ने इस खतरे को बहुत हल्के में लिया। जब तक आंख खुली, बहुत देर हो चुकी थी। तीसरा भाग, विनाशकारी पतन। इस देरी का अंजाम बहुत भयानक हुआ। जब सामना हुआ तो मुगल सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 1539 में चौसा के पास शेर खान ने भारी बारिश का फायदा उठाकर एकदम अचानक हमला कर दिया। सेना तो बिखरी ही, लेकिन जरा सोचिए, हिंदुस्तान का सम्राट खुद गंगा नदी में डूबने ही वाला था कि एक भिश्ती ने उसे जानवरों की हवा भरी हुई खाल के सहारे बचा लिया। जान तो बच गए, लेकिन अगले ही साल 1540 में कन्नौज के युद्ध में सब कुछ खत्म हो गया। सेना पूरी तरह तबाह हो गई और दिल्ली आगरा हाथ से निकल गए। चौथा भाग, सबसे अंधकारमय वर्ष। पूरे 15 साल एक शक्तिशाली साम्राज्य का सम्राट अब दर दर की ठोकरें खा रहा था। इन 15 सालों तक पूर्ण निर्वासन का दर्द झेला, न खाने का ठिकाना, न रहने की जगह। और तो और जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो सगे भाई कामरान ने भी धोखा दे दिया। ये वक्त सच में रूह कंपा देने वाला था। लेकिन कहते हैं ना, घोर अंधकार में ही भविष्य की सबसे चमकदार किरण छिपती है। इसी भयानक निर्वासन के बीच एक पुत्र का जन्म हुआ। जी हाँ, भविष्य का महान शासक अकबर। ये सोचना कितना अद्भुत है कि जिस मुगल साम्राज्य की भव्यता के चर्चे पूरी दुनिया में हुए, उसके सबसे महान सम्राट का जन्म तब हुआ था जब उसके पिता के पास विरासत में देने के लिए सिर्फ रेत और अनिश्चितता थी। आखिर में हताश होकर एक बहुत कड़वा घूंट पीना पड़ा। फारस के सफवी शासक शाह तहमास्प से मदद मांगनी पड़ी। अपना सारा शाही गुरूर एक तरफ रखकर फारसी रीति रिवाजों को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन ये सौदा काम कर गया, क्योंकि इसके बदले में वो चीज मिल गई जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक नई सेना। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पांचवा भाग, सिंहासन की वापसी। इस नई सेना के साथ वापसी का सफर शुरू हुआ
और फिर किस्मत ने एक जबरदस्त पलटा खाया। 1545 में उनके सबसे बड़े दुश्मन शेर शाह सूरी की एक किले पर हमले के दौरान बारूद फटने से अचानक मौत हो गई। बस दुश्मन का साम्राज्य बिना योग्य उत्तराधिकारी के गृह युद्ध में उलझकर टूट गया। ये वही मौका था जिसका सालों से इंतजार था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 15 साल की बदहाली के बाद 1555 में दिल्ली पर फिर से मुगल परचम लहराया। ये मध्यकालीन इतिहास की सबसे शानदार वापसी की कहानियों में से एक है। लेकिन जैसा कि इस टाइमलाइन के अंत में दिख रहा है, ये जश्न बहुत लंबा नहीं चलने वाला था। छठा भाग, एक दुखद अंतिम मोड़। सब कुछ ठीक हो गया था, खोया हुआ ताज वापस मिल गया था, लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए। जनवरी 1556 की एक शाम पुराने किले में अपनी प्रिय लाइब्रेरी से वही किताबें जिनसे वो युद्ध से ज्यादा प्यार करते थे, अजान की आवाज सुनकर वो जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतर रहे थे। अचानक पैर फिसला और कुछ ही दिनों में उन चोटों से उनकी मौत हो गई। जिस इंसान ने धोखे, जहर, खूंखार दुश्मनों और रेगिस्तान की भूखमरी को मात दे दी, उसकी जान अपनी ही सीढ़ियों से फिसलकर चली गई। इस सफर को देखते हुए एक बात तो साफ है, अगर हुमायूं ने हार मान ली होती तो भारत के इतिहास में अकबर महान का युग कभी आता ही नहीं। इतिहास हमेशा विजेताओं की बात करता है, लेकिन कभी-कभी असली हिम्मत सब कुछ हारने के बाद वापस उठ खड़े होने में होती है। हुमायूं की यही वापसी उस महान मुगल साम्राज्य की असली नींव बनी। क्या दुनिया के इतिहास में कभी किसी और शासक ने इतनी गहराई में गिरकर फिर से इतनी ऊंचाई हासिल की है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।